नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान, जिसमें ऑथर मॉर्गन होजल इसी फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति को वेल्दी बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फाइनेंशियल बिहेवियर की, और इसी से रिलेटेड वह कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा इसको एलाबोरेट करते हैं। क्या आपने रोनाल्ड जेम्स रीड का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो अमेरिका में भी उनको उनकी मृत्यु से पहले ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय ऐसा क्या हुआ कि वह अमेरिका में उस समय न्यूज चैनल्स में हेडलाइन थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रोनाल्ड जेम्स रीड एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वह अपनी फैमिली में ग्रेजुएट होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी लाइफ के 25 इयर्स तक एक मैकेनिक का काम किया था एक गैस स्टेशन पर। वहीं पर उन्होंने अपनी लाइफ के 17 इयर्स तक जेसी पेनी में फ्लोर क्लीन का काम किया था। तो अभी आप सोच रहे होंगे तो इसमें मेंशन करने लायक क्या है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अमेरिका में 2014 में लगभग 28 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है, जिसमें से ओनली 4000 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी उनकी मृत्यु के समय नेटवर्थ थी लगभग $8 मिलियन, अर्थात 80 लाख डॉलर। और उन 4000 व्यक्तियों में से एक थे रोनाल्ड जेम्स रीड। रोनाल्ड जेम्स रीड एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी थ्रू आउट लाइफ एक लो प्रोफाइल वर्क करते थे, लेकिन फिर भी वह इतने वेल्दी बने। उस समय सभी के दिमाग में भी यही सवाल था कि आखिर रोनाल्ड जेम्स रीड इतने वेल्दी कैसे बने। रोनाल्ड जेम्स रीड के पास न तो कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, न ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी, फिर भी वह इतने वेल्दी कैसे बने। रिसर्च के बाद पता चला कि रोनाल्ड जेम्स रीड के इतने वेल्दी होने के पीछे का रीजन था उनका फाइनेंशियल बिहेवियर। वह थ्रू आउट लाइफ जो भी सेव करते थे उसको अमेरिका के ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, और इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग के कारण वह वेल्थ बन गई $8 मिलियन। इस प्रकार रोनाल्ड जेम्स रीड एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय $8 मिलियन में से $6 मिलियन वहां पर लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए दान में दिए, जबकि $2 मिलियन उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए छोड़कर गए। इस प्रकार एक लो प्रोफाइल वर्क करते हुए भी अपने राइट फाइनेंशियल बिहेवियर के कारण वह इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाए और यह सब कुछ अकम्प्लिश कर पाए। वहीं पर अमेरिका में 2014 में एक और व्यक्ति की मृत्यु होती है। उनका नाम था रिचर्ड फुस्कोन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड थे। उन्होंने MBA करके रखा हुआ था। वह अपनी लाइफ के 40s में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेसफुल थे। वह मेरिल लिंच के टॉप एग्जीक्यूटिव में से एक थे। वह अपनी लाइफ के 40s में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे एंड वो रिटायर हो गए थे। फिर ईयर 2000 में उन्होंने अपने घर को एक्सपेंड करने के लिए हैवी बोरो किया। उनका घर ग्रीनविच में 18,000 स्क्वायर फुट का था, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल्स, 7 गैराज, और जिस घर को मेंटेन करने की कॉस्ट पर मंथ $90,000 थी। और जैसा कि आपको पता है उसके बाद हुआ 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके बाद में उस घर को मेंटेन करने के लिए और उनको डेब्ट रीपे करने में बहुत मुश्किल हुई, और बाद में वह बैंकरप्सी हो गए। उनको अपना घर भी बेचना पड़ा। इस प्रकार दो अलग अलग व्यक्ति जिनके अलग अलग फाइनेंशियल बिहेवियर के कारण, एक व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय $6 मिलियन दान देकर गया, वहीं पर दूसरा व्यक्ति अपने पुअर फाइनेंशियल बिहेवियर के कारण वह बैंकरप्सी की कगार पर आ गया। इस एग्जाम्पल के द्वारा ऑथर यह बताना चाहते हैं कि हो सकता है आप पैसों के साथ अच्छा कर रहे होंगे, आपकी अर्निंग अच्छी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी होंगे या आप वेल्दी बने रहेंगे। आपको वेल्दी बनने के लिए और बने रहने के लिए जरूरत है एक प्रॉपर फाइनेंशियल बिहेवियर की। आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजन में इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जो भी लॉटरी विनर होते हैं वह कुछ समय के लिए वेल्दी बन जाते हैं, लेकिन उनके पास भी फाइनेंशियल विजडम नहीं होती है, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी कंडीशन भी वही हो जाती है जो कि उनकी पहले होती है। अभी हम बात करेंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने में लक और रिस्क का रोल। एक बार इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर, जिन्होंने
इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता। उनसे पूछा गया कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो कि हम सबको नहीं पता है। तो उनका आंसर था कि हमारी जो फाइनेंशियल सक्सेस उसमें लक का एग्जैक्ट रोल क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। इस प्रकार फाइनेंशियल सक्सेस में लक का एग्जैक्ट रोल समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी लक एंड रिस्क दोनों एक साथ होते हैं और वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। लक के बारे में बात करते हुए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स बताते हैं कि ईयर 1968 में पूरी दुनिया में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उनमें से 18 मिलियन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे। उनमें से 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे और उनमें से लगभग 1 लाख सिएटल एरिया में रहते थे और उनमें से लगभग 300 लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 303 मिलियन में से 300 जो कि अमेरिका के वाशिंगटन के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जिनके पास में था कंप्यूटर, अर्थात 1968 में वह अपने आप को लकी समझते हैं कि उनके पास में कंप्यूटर की फैसिलिटी थी, अर्थात जिसके कारण वह आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बने। वो बताते हैं कि अगर मेरे पास में अपनी 8th ग्रेड में और मेरी एज जब 13 इयर्स थी, जब अगर कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं होती तो आज शायद मैं वह सब अचीव नहीं कर पाता या आज मैं वह सब कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाता जो मैंने आज किया है। तो यही फैक्टर है लक का सक्सेसफुल होने में। वहीं पर अभी हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स और को फाउंडर पॉल एलन्स के अलावा 8th ग्रेड में उनके एक और फ्रेंड थे, केंट इवांस। बिल गेट्स बताते हैं कि केंट इवांस उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और वह बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। केंट इवांस जो कि बिल गेट्स के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उनकी मृत्यु होती है एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में। बताया जाता है कि हर साल अमेरिका में लगभग 3 डजन माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है और उनमें से एक थे केंट इवांस। अर्थात रिस्क फैक्टर जो कि 1 in million माउंटेनियरिंग डेथ जो कि केंट इवांस के साथ एसोसिएट थी। तो लाइफ में भी यही एक फैक्टर है जैसे कि केंट इवांस के साथ रिस्क फैक्टर एसोसिएट था। इस प्रकार लक और रिस्क दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है। इसके बाद ऑथर एक ऐसे फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो बात करते हैं एनएफ। इसके बारे में बात करते हुए वह बताते हैं कि एनएफ का मतलब यह नहीं है कि कम अर्थात लिटिल। उनका मतलब यह है कि कब आपको यह फील होना चाहिए कि दिस इज एनफ। अगर आपको इसकी फीलिंग नहीं है तो आप एक फाइनेंशियल डिजास्टर में ट्रैप हो सकते हैं। इसी के बारे में बात करते हुए ऑथर बताते हैं कि एक व्यक्ति जिनका नाम था रजत गुप्ता जो कि कोलकाता में पैदा हुए थे और अपनी टीन एज में उनके माता पिता चल बसे थे। फिर भी वह अपनी लाइफ के 40s में दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ थे। फिर रजत गुप्ता 2007 में यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम करने के लिए रिटायर्ड हो गए। उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क में बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप भी थी। वह बहुत सारी पब्लिक कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो रजत गुप्ता जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनकी 2008 में नेटवर्थ थी $100 मिलियन। इस प्रकार मिलियनियर होते हुए भी रजत गुप्ता बनना चाहते थे बिलियनियर। ईयर 2008 में रजत गुप्ता गोल्डमैन सच्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होने के कारण रजत गुप्ता को पता चला कि अभी गोल्डमैन सच्स में दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तभी उन्होंने इसका फाइनेंशियल फायदा उठाने के लिए उस समय हेज फंड मैनेजर राजथनम को कॉल किया, जिससे कि वह इनसाइड ट्रेडिंग कर सके और इससे वह वेल्दी बन सके। मेडली बिलियनियर बनने के लिए रजत गुप्ता ने इलीगल वर्क जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग वह किया, जिससे कि उन्होंने कुछ समय के लिए वेल्थ तो क्रिएट किया, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि इलीगल है के कारण अपना कैरियर और रेपुटेशन सब कुछ खो दिया। इस प्रकार लाइफ में एनएफ का होना बहुत जरूरी है।
इस प्रकार ये कुछ फाइनेंशियल लेसन्स है जो मैंने आपको बताए द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान, जो कि मॉर्गन होजल द्वारा लिखी हुई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।